हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू लर्नो। मैं हूं आदित्य तोमर और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। आपकी फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन साइंस की टेक्स्ट बुक के अंदर ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये है आपका लेक्चर नंबर 1। देखो, इस चैप्टर को मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर के अंदर तो हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, जो कि हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, राइट। देन सेकंड के अंदर हम इसके रिफ्रैक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपका पहला रिफ्लेक्शन है इसमें पढ़ेंगे, देन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। देन थर्ड लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं A to Z सारे कवर करेंगे। कहाँ से, एक तो आपकी एनसीईआरटी में से लेंगे, ठीक है। एंड देन आपके एग्जाम्पलर वाले भी न्यूमेरिकल सारे के सारे कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या होता है बेसिकली? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब बेसिकली ये है कि इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। अब जैसे अगर आप साउंड को देखोगे, साउंड भी आपकी क्या है, एक वेव ही है, ठीक है। लेकिन इसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, लेकिन हमारी जो लाइट होती है उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से ये वैक्यूम में अभी ट्रैवल कर लेती है। वैक्यूम क्या होता है बेसिकली? वैक्यूम जो कि इसमें कोई भी मैटर नहीं होता, ठीक है। मतलब कोई मीडियम भी नहीं होगा इसका मतलब। तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती है और इसमें जो इसकी स्पीड होती है वो इसकी फास्टेस्ट स्पीड होती है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैक्यूम की स्पीड होती है, राइट। तो अब हमें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मिल गया कि बेसिकली लाइट है क्या है, राइट। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो देखो, लाइट से इन्वॉल्व आपके 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला तो आपका क्या है? यस, यू गॉट इट राइट, जो कि हम इसी के अंदर कवर करेंगे, वो है आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है। और सेकंड जिसमें लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो है आपका कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन। ये 2 बेसिकली ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट के ज़रिए होते हैं। तो हम इन दोनों को ही बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम रिफ्लेक्शन से शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप कोई भी चीज़ देख पाते हो तो बेसिकली वो कैसे देख पा रहे हो, ठीक है। इफ़ आई आस्क व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, देन आपका क्या आंसर होगा? मोस्ट ऑफ यू विल से कि लाइट की वजह से हम देख पा रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, मतलब राइट है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। बट सो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, ठीक है। आप बोलोगे कि भाई ये तो लाइट की वजह से होता है। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, पर अगर आप इसको थोड़ा एलाबोरेट करोगे तो कैसे करोगे? देखो, अगर आपके पास अभी हाथ में आपका मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल आप कैसे देख पा रहे हो? वहाँ पर आपके पास एक बल्ब होगा, राइट। उस बल्ब में से आपकी थोड़ी लाइट रेज निकल रही होंगी। तो पहले क्या होती है, इस मोबाइल के ऊपर ऐसे पड़ेंगी, ठीक है। एंड देन लेट्स से कि आप इधर ही बैठे हो और ये आपकी आईज है, ठीक है। तो ये जो लाइट रे बेसिकली इस पर पड़ी है फ़ोन के ऊपर, ये आपकी आँखों में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ऐसे ये वाली इसमें जाएगी, ऐसे जाएगी, तो बेसिकली ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। देन आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा एंड देन बताएगा कि भाई ये आपके पास यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फंडामेंटल चीज़ चलती रहती है। तो यहाँ पर जो चीज़ हुई है, ये जहाँ पर से ये लाइट मतलब चीज़ ऑब्जेक्ट पे पड़ी और बाउंस बैक हो गई, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर इसकी एक डेफिनेशन फॉर्म में अगर मैं इसे बोलना चाहूँ तो हम क्या कहेंगे? So the bouncing back of light rays from the surface of an object is called reflection of light, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमें बात करनी है मिरर की। मिरर क्या होता है बेसिकली? मिरर इज एन हाईली पॉलिश सरफेस, ठीक है। वो क्या होता है, उसके ऊपर जो मोस्ट ऑफ द लाइट गिरती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके ऊपर जो मोस्ट ऑफ द लाइट होती है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। एक सिल्वर पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है। मिरर को अगर आप कोई पूछे तो आपको क्या कहना है? सिल्वर पॉलिश सरफेस, ठीक है। सिल्वर से पॉलिश किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिरर। जो लाइट रे मिरर के ऊपर गिरती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है उसको भी इंसिडेंट रे ही कहेंगे। एंड देन जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसके जरिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होगा? ये जो हमारी रेज जा रही है ये वाली, ये आपकी कैसी रेज हो जाएंगी? ये तो हो जाएंगी आपकी इंसिडेंट रे, राइट। और ये जो रेज ये वाली, ये जो रिफ्लेक्ट होके गई हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इसमें है क्या है। अब देन यहाँ पर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी जो मिरर्स, एक बेसिकली प्लेन मिरर से, अभी हमने जिस मिरर की बात करी है उससे जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखो, वो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है और ऑफ सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। अब इन बातों का मतलब क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये मिरर है, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हो। मिरर के सामने अगर आप खड़े होगे, लेट्स से मैं मान लेता हूँ, तो इसका आपकी एक इमेज भी बनती है मिरर में जो कि आपकी जैसी सेम होती है, ठीक है। अब इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। तो अगर आप जैसे यहाँ सीधे हो तो आपकी इमेज भी सीधी ही बन रही है। ऐसा तो है नहीं कि आप टेढ़ी हो जाओगे, मतलब आपकी इमेज ऐसे टेढ़ी बनेगी।
नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। आपकी इमेज क्या बनती है, सीधी ही इमेज बनती है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। देन दूसरी बात है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि ये रियल लाइफ में नहीं होती है। अब जैसे मिरर के पीछे की दुनिया है, क्या ये असली दुनिया है? नहीं ना, ये तो हमारी एक इमेजिनेशन है, बेसिकली वर्चुअल लाइन है। ठीक है, तो ये जो इस साइड की जो इमेज बनी है, ये आपकी एक वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रियल जो रेज होती हैं, लाइट रेज, उनके मीट करने से नहीं मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको अभी मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, रे डायग्राम के जरिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देन ये जो इमेज होती है, ये आपकी लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड होने का मतलब कि आपका जो राइट है वो मिरर में क्या हो जाएगा, यस यू गॉट इट राइट, वो लेफ्ट हो जाए, और जो लेफ्ट होता है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये होता है लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, आप अपना सीधा हाथ उठाओगे, मिरर में आपका उल्टा हाथ उठेगा। देन थर्ड, विच इज एट द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप इतने सी हो और आपकी जो इमेज होगी वो इतनी बड़ी बन जाएगी, नहीं ना, तो सेम साइज की आपकी इमेज भी बनती है। तो ये आपके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब जो मैंने बात कही थी कि ये बेसिकली वर्चुअल और इरेक्ट को कैसे हम रे डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस बात को भी मैं पूरा करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि रे डायग्राम के जरिए कैसे बनता है। देखो, इससे पहले कि हम रे डायग्राम बनाएं, उससे पहले मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिखाऊंगा, ताकि हम अच्छी खासी इमेज बना पाएँ। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, विच इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये जो एंगल ऑफ आर है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आर से समझ आ रहा है? ठीक है, छोटा आर, बड़ा आर नहीं। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ आई है, ये हो जाएगा इंसिडेंस का एंगल। ठीक है, अब जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में ये क्या है, ये वाली रे आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी मिरर के ऊपर पड़ रही है। एंड ये जो ऑरेंज कलर की रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, देन ये जो बीच में आपके पास परपेंडिकुलर खड़ा है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, मिरर के सरफेस से जो भी परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो लाइन है, ये आपकी नॉर्मल मिल जाएगी। देन अब हमारा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमने इसको मेजर कैसे किया? तो देखो, कोई सा भी एंगल अगर आप मेजर कर रहे हो मिरर्स में, तो वो हमेशा आप नॉर्मल और रे के बीच का करोगे। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है, तो मैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कंसीडर करूंगा। ये जो एंगल है, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली अगर मेरे को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो मैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल लूंगा, विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। देन सेकंड जो लॉ होता है, वो होता है कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, सारी की सारी एक सेम प्लेन के अंदर अकर करती हैं। अब जैसे ये प्लेन मिरर है, तो ये हमारा एक सिंपल प्लेन बन जाएगा। इसी के ऊपर आप देखो, इसी पे आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल टच कर रहा है, इसी पे आपकी इंसिडेंट रे भी टच कर रही है, और इसी पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी टच कर रही है। तो ये जो बीच में ये पॉइंट बना है, ये कहाँ पर है, ये आपके इस प्लेन के ऊपर ही तो अकर कर रहा है। तो बेसिकली ये डिनोट करना चाहता है कि तीनों की तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर अकर करती हैं। अब ये जैसे हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, अब हम अपनी इमेज को बनाएंगे। ठीक है, तो इमेज बनाते हैं, मैं वही जा रहा हूँ। ठीक है, तो इमेज बनाते हैं, चलो। सो लेट्स से कि ये हमारा मिरर है। ठीक है, ये हमारे बीचों बीच मिरर बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं ये हम खड़े हुए हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हमारा बेस है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, अब कैसे इमेज बनेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब देखो, पहली हमें क्या है, इसमें स्ट्रेट राइट रेज लेनी है। आपकी जो लाइट रेज होती हैं, वो हमेशा स्ट्रेट होती हैं। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आपको मैं पीछे नहीं बता पाया हूँ, तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है। जो भी आपकी लाइट रेज होंगी, वो हमेशा स्ट्रेट ही होंगी। ठीक है, ये आपका एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो अब हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि मेरी एक लाइट रे यहाँ से निकल के गई, ठीक है, तो ये मिरर पे पड़ी। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो अब मैं यहाँ पर देखो क्या कहना चाहता हूँ, उसको ध्यान देना। ये हमारा मिरर है। ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसा माना जाएगा। ठीक है, और या फिर इसको भी ऐसे भी हम कह सकते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि इतना ही मिरर सरफेस मान रहे हैं, तो बेसिकली आपका जो परपेंडिकुलर होगा यही बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसा नॉर्मल भी कह सकता हूँ। अब देखो, नॉर्मल और एंगल ऑफ और जो हमारी इंसिडेंट रे है, वो दोनों एक ही साथ कोइंसाइड कर रही हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिकली क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बढ़ जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 0 डिग्री होगा। दैट इज, अगर इधर लाइट रे गई है तो वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी ये लाइट रे ऐसे गई, इससे टकराई और वापस ऐसे चली गई। एक और रे लेने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी इमेज बने। ठीक है, दूसरी रे लेट से मैं मान लेता हूँ कि एक मैं ऑब्लिक रे ले रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसी टेढ़ी रह गई मेरी, ये एक रे टेढ़ी रह गई। तो अब अगेन हम क्या करेंगे, नॉर्मल निकालते हैं। तो नॉर्मल क्या बनेगा, मेरे को खुद बताओ। अगर मैं इतने से सरफेस को मिरर मानता हूँ, यहीं पर तो हो रही है, तो नॉर्मल क्या बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, ये आपका नॉर्मल बन गया। तो ये नॉर्मल है और ये आपकी मतलब इंसिडेंट रे है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सेम ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगा, दैट मीन्स इससे इस साइड ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी रे कहाँ जाएगी, आपकी रे जाएगी यहाँ।
ठीक है। अगर मैं नॉर्मल को लेट्स से मैं ऑरेंज से डिनोट कर देता हूँ, ये हमारी नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाली लाइट रे भी चली गई, मतलब कैसे आई, ऐसे आई और ऐसे चली गई। अब यहाँ पर इमेज क्यों नहीं बन रही है मैं आपको वो बताता हूँ, मतलब इमेज रियल क्यों नहीं है और रियल और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस भी समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो आपकी जो रियल इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस जो बनती है वो हमेशा रियल लाइट रेस के इंटरसेक्ट करने पर बनती है, ठीक है। रियल लाइट रेस मतलब अब जैसे मान लो कि ये जो हमारी रे है ये हमारी रियल रे है, ठीक है। इस ये रिफ्लेक्ट होके आई है और दूसरी कौन सी हो जाएगी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो ये दो लाइट रेज हैं, अगर ये दोनों आपस में मीट कर जाएंगी तो वहाँ पर हमारी एक रियल इमेज बनेगी। लेकिन अगर ये मीट नहीं करती हैं देन वो वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब अगर हम कैसे भी करके बना रहे हैं, असली में अगर लाइट रेज नहीं मिल रही हैं और उसके अलावा हम किसी और तरीके से इमेज बना रहे हैं तो वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अब आपको सीधे मैं डायग्राम के जरिए समझाता हूँ कि हो क्या रहा है और यहाँ पर हम इसे वर्चुअल क्यों कह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये तो नहीं जाएगी, तो अब मैं दूसरी साइड की आपको कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइट रे है हम इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, पीछे एक्सटेंड कर लेंगे और ये जो लाइट रे गई है इसको भी ऐसे पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आके यहाँ पर इस पॉइंट पे ये लाइट रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो यहीं पर आपका हम मानते हैं कि आपकी इमेज बन गई है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सटेंड हो गया। अब ये जो आपकी इमेज बनी है ये हो जाएगी ए डैश और बी डैश। ये जो आपकी इमेज बनी है ये सेम साइज की बनेगी, ठीक है। अब ये ऐसे लाइट रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए तो ये पूरी ऐसे नीचे एक्सटेंड हो जाएगी और यहाँ पर बी डैश ऐसे बन गई, तो ये पूरी आपकी इमेज बनी है। अब सेंस ये रियल लाइट रेज के इंटरसेक्ट करने से नहीं बनी इसलिए वर्चुअल है। और इरेक्ट क्यों है, इरेक्ट इसलिए क्योंकि सीधी इमेज है, उल्टी इमेज नहीं है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, लेकिन ये आपकी सीधी इमेज है, दैट इज ये आपकी कैसी इमेज मानी जाती है, एन इरेक्ट। सो ये हमारी वर्चुअल एन इरेक्ट इमेज बन गई। ये आपका हो गया मिरर फॉर्मेशन, बेसिकली आपकी इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। सो स्फेरिकल मिरर्स तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चलो उसको भी शुरू करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली वो मिरर्स है जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। अभी हमने जो मिरर की बात करी वो प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो सीधा सीधा था। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो मतलब गोल सा होता है, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स के मिरर होते हैं आपके, सबसे पहला तो होता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, एंड देन दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को मैं बताता हूँ। कॉनकेव मिरर होता है ऐसा और कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसा। कॉनकेव मिरर का ये जो मैं साइड डिनोट कर रहा हूँ ये लाइन से, ये होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड से होगा। और कॉन्वेक्स के अंदर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, इसी साइड से होता है, ये हो जाएगा इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो अगर डायग्राम के जरिए मैं इसको समझाऊँ तो कॉनकेव मिरर का आप डायग्राम जैसे देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। ये इलाका ये आपका क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो इसका पीछे का इलाका है जिसको कि हार्ड सरफेस कहा गया, ये इसका बेसिकली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अगर आप इसको डायग्राम में डिनोट करना चाहो तो कैसे डिनोट कर सकते हो, ऐसे आप पीछे ऐसे लाइन्स ही दिखा दोगे, ठीक है। इससे आपका ये अंडरस्टूड रहता है कि आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये स्फेरिकल मिरर ऐसा सरफेस ऐसा मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, ठीक है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। मतलब इसका अगर आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे देखोगे तो आप इसके अंदर जा रहे हो मिरर के, ठीक है। मतलब आप इसकी मिरर के सेंटर की तरफ जा रहे हो। इसका जो मिरर का सेंटर है वो ये है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया मिरर का, ठीक है। मिरर की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, मैं इस पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहा। सर्कल का तो खैर ये हो जाएगा सेंटर, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। तो इसकी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जा रहा है ना। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर गुफा के अंदर जैसे अंदर जा रहा है, अब ये गुफा के अंदर जा रहा है तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। देन कॉन्वेक्स मिरर इसका एकदम उल्टा है। इसमें क्या होता है कि आप गुफा के बाहर आते हो, ठीक है। अब इसको अगर मैं दूसरे डायग्राम के जरिए डिनोट करना चाहूँ, ये डायग्राम अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ये वाला भी मान सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो सरफेस होता है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और ये आपका बाहर का सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग है। सेम यहाँ पर दिया, पर यहाँ पर सिर्फ उल्टा कर दिया गया है, मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको आप अगर ऐसे कर दोगे तो आपका बेसिकली ऐसे लाइट रेस पड़ती है, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ जा रहा है। उस बार कॉनकेव मिरर के केस में अंदर आ रहा था और ये बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको अगर ऐसे डायग्राम में देखोगे तो आपका बेसिकली बाहर की तरफ जा रहा है, दैट इज सेंटर से दूर जा रहा है। सेंटर ये है, ठीक है, सेंटर से ये है, ये सेंटर से दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इनके थोड़े टर्म्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कुछ 6-7 आपके टर्म्स हैं, तो चलो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपका कॉनकेव मिरर है और ये वाला है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इन दोनों को साथ ही साथ में डिस्कस करते चलेंगे।
तो सबसे पहले तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, ये आपका इलाका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये जो हो गया ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ये वाला जो पॉइंट है ये होता है आपका पोल, ठीक है। बेसिकली आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल, और ये वाला भी इस साइड ऐसे अगेन सेम पोल बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर आप इस मिरर को पूरा एक्सटेंड करोगे, अगर इस मिरर को मैं आज टोटल एक साथ बना दूं तो ऐसा पूरा एक स्फीयर सा बन जाता है, राइट, ऐसा पूरा सर्कल बन गया है। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज ये वाला एरिया, दिस वन, ये जो सेंटर होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। इस वाले कॉन्वेक्स मिरर में ये अगेन ये वाला सी ही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका पूरा सर्कल होता है, ठीक है, ऑफ द टोटल सर्कुलर आउटलाइन का जो आपका सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देन अगेन इसका अगर आप देखोगे इस पूरे सेंटर का, तो इसमें आपके पास रेडियस भी बन रहा है, ठीक है। ये सेंटर से लेकर ये जो आपका बेसिकली साइड तक होता है ये आपका रेडियस होता है, अगर आप एक नॉर्मल सर्कल में देखते हो, ठीक है, ये आपका रेडियस होता है। इस रेडियस को हम फिजिकल टर्म्स में बेसिकली अगर ये कॉनकेव मिरर में हम देख रहे हैं, इन स्फेरिकल मिरर्स में देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। तो अगर इसको मैं स्मॉल आर से हटा दूं तो ये स्मॉल आर से इसको हम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे आर। कैसे, आर ऐसे हो जाएगा, दोनों मिरर्स में हो जाएगा, ये वाला इधर से इधर का एरिया कितना हो जाएगा, आर। तो हमारे पास अब यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए अगर देखा जाए, तो आपके पास पोल हो गया, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। देन आपको ये जो लाइन दिख रही है, बेसिकली ये जो लाइन जा रही है इन दोनों के बीच में से, कौन सी लाइन, ये वाली, ये ऐसे ऐसे जो लाइन जा रही है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, इसको और किसी चीज़ से डिनोट नहीं करती, ये होता है आपका सिंपल सादा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो ये एक बेसिकली इमेजिनरी लाइन होती है जो कि आपके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करते हुए निकलती है, और फिर इसे दोनों साइड आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन मिरर में असली में नहीं होती, हम इसको इमेजिनरी मान के चलते हैं, सो ये इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। देन इसके बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है, ठीक है, जिसपे आपका ध्यान गया भी होगा, ये वाला पॉइंट यही रह गया अभी तक, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके तीन नाम है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना कौन कौन सी हैं। सबसे पहला तो होता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। देन कभी कभी लेमन टर्म्स में से फोकस भी कह देते हैं। एंड देन एक और नाम होता है विच इज़ नोन एज फोकल पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली 3 नाम से, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी नाम पे आ सकता है। इसको क्या मतलब, इसका क्या रोल रहता है, देखो ऐसा होता है कि स्फेरिकल मिरर में अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जा रही है, ठीक है, अगर ऐसे कोई पैरेलल रे जा रही है, तो कॉनकेव मिरर के केस में जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये आपके बेसिकली इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, अगर कोई भी आपकी पैरेलल रे मान लेते हैं, ये दूसरी जा रही है, अगर ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये सारी रेस एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास करती हैं कॉनकेव मिरर के केस में। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। सेम अगर मैं इसको इसके टर्म्स में बताऊं, बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर के टर्म्स में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें एकदम उल्टा ही हो जाता है। इसमें अगर आपकी कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल रे आ रही है तो ऐसा लगता है जैसे अगर ये रिफ्लेक्ट होगी, अगर हम इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट पे आती है, ठीक है। देन अगर दूसरी रे मान लेता हूँ, लेट्स से ये गई, ये भी अगर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इसको भी अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो सारी ये जो एक्सटेंडेड रेज होती है ये पीछे एक पॉइंट पे मिलती है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और इसको डिनोट किससे करेंगे, एफ से। तो ये आपका थर्ड टर्म हो गया, थर्ड नहीं फोर्थ फिफ्थ, हाँ शायद फिफ्थ हो गया, ठीक है, ये आपका फोकस हो जाएगा। देन इसके बाद आता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, इस आर का जस्ट आधा, ठीक है, आर का जस्ट आधा। सो अगर इसको आर को अगर आप कभी कभी मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना भी चाहो तो हम आर को एज अ 2f भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, चलो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखो फोकल लेंथ होता है बेसिकली आपके इस प्रिंसिपल फोकस और ये पोल के बीच का डिस्टेंस। फोकस और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकल पॉइंट नहीं, सॉरी, फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ये जो फोकल लेंथ होता है ये आर का जस्ट आधा होता है, ठीक है। बेसिकली आर जो होता है इस फोकल लेंथ का हमेशा दुगना होता है, इसलिए हम इसको 2f भी लिख देते हैं, या फिर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। बेसिकली आर का जस्ट आधा होता है आपका फोकल लेंथ। देन इसके बाद आता है आपका लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इसको कहते हैं हम अपर्चर, ठीक है। अपर्चर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं, इसलिए इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर मैं दूसरा डायग्राम लूँ, इस डायग्राम में बेसिकली आपकी सारी चीज़ें डिनोटेड हैं, ठीक है।
आपका देखो क्या क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये आपका अपर्चर अभी बताऊंगा। ये आपका स्मॉल एफ से क्या डिनोट हो रहा है, आपकी फोकल लेंथ। तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये पोल हो गया। और ये आर बेसिकली ये कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपर्चर क्या होता है, जैसे कि हमारे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और ये जो इसका बेसिकली डायमीटर है ये होता है आपका अपर्चर, ठीक है। इस पूरे सर्कल का रेडियस मतलब डायमीटर नहीं मानते हैं। अभी हमने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा था उसमें क्या था कि हमने इस पूरे सर्कल का ये जो ये होता है इसको हमने पूरे को माना था, इस पूरे सर्कल के को। लेकिन अपर्चर के केस में हम पूरे स्फीयर को नहीं काउंट करते, हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को काउंट करते हैं। तो ये एक मेजर डाउट रहता है, तो इसके लिए आपको उस पर ध्यान रखना है। तो इस वाले डायग्राम में आपके सारे टर्म्स डिनोटेड है। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस चाहिए तो डेफिनेशंस यहाँ पर लिस्टेड है। पोल होता है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, ठीक है। इन सबको मैं साथ ही साथ रिवाइज करा देता हूँ। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका पोल हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपका जो मिरर होता है एक स्मॉल पार्ट फॉर्म करता है। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो आपके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पर हर पैरेलल रे, अगर एक कॉन्केव मिरर की बात करें तो वहाँ पर वो कन्वर्ज हो जाती है या फिर अपीयर्स टू डाइवर्ज, बेसिकली उसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो वहाँ पर मिलती हुई दिखती है। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, या फिर फोकस भी कहते हैं, ठीक है। देन लास्ट आता है देन आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, आपके पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। देन लास्ट अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये सारे के सारे टर्म्स हो गए। अब बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स, ठीक है। इसका बेसिक मतलब अगर बताऊं तो आपको बेसिकली रूल्स सिखाए जाएंगे। 3 रूल्स हैं जिनको सीखना है आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए, ठीक है। रे डायग्राम्स एक तरीका होता है जिसके जरिए हम सारे के सारे ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है इसको डिनोट करते हैं। अभी हमने प्लेन मिरर से ऐसे जो बनाया नहीं था, उससे हमने फिर एक इमेज बनाई थी सारी रेज वगैरह करके, उसी को ही रे डायग्राम कहा जाता है। अब हम इसको स्फेरिकल मिरर के केसेस में अप्लाई करेंगे, पर उससे पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको सीखने हैं। तो पहला रूल तो कहता है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड वाइस वर्सा। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई लाइट रे जा रही है, तो कॉन्केव मिरर की केस में पहले बात कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर की केस में अगर कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। और वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर कोई आपकी फोकस से रे निकल रही है, लेट्स से ऐसे कोई फोकस से रे निकल रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी प्रिंसिपल फोकस से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं ऊपर से एक ऐसे रे लेता हूँ तो ये जो रे निकलेगी रिफ्लेक्शन के बाद बेसिकली इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, ये और ये आपस में पैरेलल रेस हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो इसके केस में क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास एक रे आई, ठीक है, ये हमारी रे आई ऐसे, तो ये क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा फोकस है अभी के लिए, ठीक है, ये हमारा फोकस है। तो ये जो रे निकली है ये ऐसे यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड कराओगे तो हमें ऐसा लगता है कि फोकस से ही निकली है, मतलब फोकस से डाइवर्ज होती हुई लगती है। तो इस केस में यही होता है, कोई भी अगर पैरेलल रे आपकी निकल रही है और कॉन्वेक्स मिरर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है, अपीयर्स टू डाइवर्ज, ठीक है। वाइस वर्सा का सेम अगेन वही मीनिंग हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, ये हमारा फोकस है, अभी ये हमारे लिए मिरर में ये फोकस हो जाता है, ये कर्वेचर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी हमारा मिरर ऐसा है, तो ये ऐसे ऐसे से जाके ये हो जाएगा, तो हमारे पास मिरर अभी ऐसा है। तो इससे केस में क्या होगा, आप जैसे मान लेते हैं कि मैंने फोकस की तरफ कोई रे डायरेक्टेड है, ठीक है, जैसे मान लेता हूँ अगर मैं इसको ऐसे पीछे से एक्सटेंड करता हूँ, ऐसे कोई हमारी रे आ रही है, ठीक है, ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड है मिरर के, अगर कोई ऐसे रे आ रही है तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद आपकी पैरेलल निकल जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से, इस प्रिंसिपल एक्सिस से आपकी ये हमेशा पैरेलल रहेगी। वाइस वर्सा के केसेस में अगेन वही सेम चीज़ हुई थी, क्या आपके जो बेसिकली, अब देखो इसको अगेन मैं डायग्राम से अगर डिनोट करूँ तो हमारे ये मिरर था, ठीक है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा कर्वेचर है। तो अगर कोई पैरेलल रे आई तो ये रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कराएंगे लाइट रे को, तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से निकली है, सारी आपकी रेज में यही होता है, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, अगर कोई भी आपकी रे ऐसे जा रही है, आपको बेसिकली अगर रे डायग्राम बनाने सीखना है तो वही आपको चीज़ें, ये रूल सिखाई जा रही हैं। आपको कोई पैरेलल रे जैसी आपने ली तो क्या करोगे, उसको आप ऐसे दिखाओगे कि जैसे वो फोकस से निकली है, ऐसे नहीं करना कि इसको ऐसे पीछे पूरी ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाओगे एक्सटेंड करा के कि यहाँ पर ये फोकस से निकल रही है, ये चीज़ होती है दोनों कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्केव मिरर में। तो ये आपका पहला रूल हो गया, और इसके अंदर बेसिकली आपके 2 ही रूल्स कवर हो गए, ठीक है।
देन आपका आता है सेकंड रूल। इसमें क्या होता है कि आपका जो बेसिकली रे होता है वो जब भी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो वो क्या करता है कि हमेशा सेम ही पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब जैसे इसमें देखोगे तो आपकी ये जो लाइट रहती है आपके कर्वेचर से गुजरी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या है, सेम ही पाथ पर चली गई। ठीक है, आई इस पाथ पे थी, गई 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 गई, फिर यहाँ पे जैसे ही इस मिरर से टकराई वापस उसी पाथ पे निकल गई। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होता है। अगर जैसे मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमारी रे है, ठीक है, ये इसका फोकस हो जाएगा और ये इसका कर्वेचर हो गया। अगर कोई लाइट रे इस कर्वेचर की तरफ ऐसे डायरेक्टेड है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इसकी तरफ ऐसे डायरेक्टेड है, ठीक है, इसको आप डॉटेड लाइन से दिखाओगे तो ये क्या होता है, अगर ऐसे आई है तो ऐसे ही चली जाएगी सेम पाथ के ऊपर। ठीक है, ये रूल हो गया। देन थर्ड रूल हो गया। थर्ड रूल में क्या होता है कि आपकी अगर कोई ऑब्लिक रे, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपकी जो इंसिडेंट रे होती है वो ऑब्लिक होती है। अगर वो आपके पोल की तरफ पड़ रही है, मिरर के पोल पे अगर वो रे पड़ रही है तो वो सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस केस में आपके मिरर के केस में ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये एज अ नॉर्मल की तरह एक्ट करती है। ठीक है, नॉर्मल की तरह क्यों एक्ट कर रही है, अगर इस मिरर को मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं इस हिस्से को मैं अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो ये सीधा तो थोड़ा तो होगा ना, तो अगर इस सीधे हिस्से को अगर मैं देखूंगा तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल लाइन गुजर रही है, ठीक है, इस पोल पे ही तो होगा इसका सेंटर पॉइंट, और इधर ही आपकी ये थोड़ी सी सीधी होगी, बाकी तो फिर ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होती जाएगी, लेकिन कहीं पोल के यहाँ पर ये ऐसी सीधी होगी। तो इस पर अगर मैं इसका परपेंडिकुलर निकालूंगा तो बेसिकली ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है। तो ये एज अ नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। अगेन अब ये देखो, ये जो है ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, पीछे मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिखा दिया, उनको साथ ही साथ अप्लाई करते चलो। तो क्या होगा, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच की ये जो वो बनेगा एंगल, इसको क्या कहेंगे, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। मैंने क्या बताया था कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है इसका एंगल भी सेम रहता है। यही रीजन है कि वो हमेशा सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम होता है आपके कॉन्वेक्स मिरर के केस में। लेट्स से मान लेता हूँ ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो अगेन ये लाइट रे जा रही है, ऐसे जाएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे गई ऐसे चली। ठीक है, सो ये आपके तीनों रूल्स हो गए। अब हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलो कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन सीख लेते हैं। तो इसमें देखो हम केसेस में डिफाइन करेंगे। तो सबसे हम इसमें 6 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा केस नंबर 1 है। इसमें क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे एंड देन उसकी देखेंगे क्या इमेज पोजीशन है, क्या साइज़ है, क्या नेचर है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब इसमें अगर आप रेज देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी डॉटेड रेज हैं, ये आपको डॉटेड रेज दिख रही हैं। तो बेसिकली ये डिनोट कर रही हैं कि बहुत दूर से ये लाइट रेज आपकी चल के आ रही हैं, देन जाके ये मिरर की इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। तो ये डॉटेड रेज यही डिनोट करती हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से जब भी लाइट रेज आती है वो हमेशा पैरेलल ही आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही होंगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको ए और बी से ऐसे डिनोट किया। ठीक है, मिरर कैसे बनाते हैं वो सीखो। आपको सबसे पहले तो एक ऐसा सीधा सा हिस्सा लेना है। देखो अब बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, मिरर को ऐसा पूरा टेढ़ा कर लेते हैं। ये गलती प्लीज़ मत करना, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो अगर मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊँ तो ऐसा देखो, हमने क्या सीखा था, ऐसा पूरा ऐसा सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है मिरर। ठीक है, आप बच्चों को क्या लगता है कि ये जो इसका आधा हिस्सा हो जाएगा यही हमारा मिरर बन जाएगा, मतलब इतना जो हिस्सा ले लेंगे हम वो हमारा मिरर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मिरर का इतना छोटा सा हिस्सा लेना होता है। इसको अगर हम जूम करेंगे तो इसको ये हमें अभी तो इतना दिखेगा, लेकिन इसको और जूम करोगे तो ये आपको पूरा ऐसा मिरर बनता है। ठीक है, जब आप इस मिरर को ऐसे पूरा एक्सटेंड करोगे तो ये आपकी पता है फ्रेम में भी नहीं बनेगा, इतना बड़ा मिरर होता है। ठीक है, इसलिए हम इसका बहुत ही छोटा पार्ट कंसीडर करके चलते हैं, इसलिए आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, हमेशा इसको हल्का सा ही सिल्टेड रहना, मतलब इसको ऐसा, मतलब सीधा ऐसा सीधा रखने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत छोटा पार्ट होता है मिरर का, इतना पूरा बड़ा मिरर नहीं लेते। मिरर का सिर्फ कितना पार्ट, फिर से बता रहा हूँ, इतना सा हल्का सा पार्ट लेते हैं और इसको ही हम जूम करके ऐसे मिरर्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। बच्चे बोलते हैं कि रे डायग्राम सही नहीं बनते, इसलिए नहीं बनते क्योंकि सबसे पहली बात मिरर ऐसा ले लेंगे, देन दूसरी बात ये जो मेजरमेंट होती है इनमें गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, हमेशा ये जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी ही होगी। ठीक है, और हमेशा दोनों साइड देख लेना कि इक्वल इंटीग्रल वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो इमेज फॉर्मेशन की तरफ जहाँ पर हम थे वहीं चलते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, इससे हमारी सबसे पहली बात तो पैरेलल रेज आएंगी, मैं आपको बता चुका हूँ। देखो एक पैरेलल रे आई है और आपकी मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई है, क्या होगा, यस यू गॉट इट राइट, ये फोकस से निकल जाएगी। तो आपकी ये रे फोकस से यहाँ से निकल गई। एक और पैरेलल रे आई यहाँ से, इसको भी आप मिरर पर टकराओगे तो कहाँ निकलेगी, फोकस पे निकलेगी, तो ये वाली भी निकल गई। अब देखो आपकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, दो रेस के इंटरसेक्ट करने पर मिलती है। मतलब अगर आपकी टू रिफ्लेक्टेड रेस, प्लीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, आपकी टू रिफ्लेक्टेड रेस जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर आपकी इमेज बनती है। अभी हमने जो प्लेन मिरर का एग्जांपल लिया था
अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारा प्लेन मिरर है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी ये जो रेज हैं यहाँ पर वर्चुअली मीट कर रही हैं, ठीक है, वर्चुअली यहाँ पर मीट कर रही हैं। हमने इनको पीछे एक्सटेंड करके एक साथ मीट कराया था, तो यहाँ पर जाके हमारा फिर इमेज बना था। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है, जब आपकी दो रेज मीट करती है, देखो रियल रेज मीट करती हैं तो अच्छा है, रियल रेज नहीं करती हैं तब जाके हम उनकी वर्चुअल फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ध्यान देना है। सो यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो दो रेज हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो आपकी इमेज जो होती है वो यहीं बनेगी। अब देखो ये जो आपकी इमेज बनेगी ये आपकी होगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा होना, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आपकी इमेज ऐसी उल्टी बनेगी। और रियल का मतलब मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो असली में जहाँ मीट कर रही है। इस मिरर में आपकी देखो ये वाली रे है, ये आपकी रियल रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रे है, ये रियल रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये मीट कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। तो यहाँ पर आपकी रियल इमेज बन रही है, क्यों? क्योंकि ये मीट कर रही है। पिछले केस में प्लेन मिरर वाले केस में आपकी मीट ही नहीं कर रही थी, तो वहां पर इस वजह से दिक्कत थी, तभी हमने उनको से पीछे एक्सटेंड कराया। लेकिन अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड कराओगे तो ये नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कहाँ से मीट करेंगी? तो बेसिकली यहाँ पर ये असली में मीट कर रही है, दैट इज वाई ये रियल इमेज है। और हमेशा याद रखना, अगर कोई इमेज रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ठीक है। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, अगर वर्चुअल इमेज है तो हमेशा ही हमेशा इरेक्ट होगी। या आप ऐसा मतलब एक बॉन्ड सा बना दो, अगर इरेक्ट इमेज है तो वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट है, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है तो रियल है। ये आप अपना एक रूल सा रट लो, उसके हिसाब से आपकी सारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी रियल इमेज है तो मतलब इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको जूम इन करोगे ना तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी सी ऐसी बनेगी। इसका जो साइज है यहाँ पर आपको मतलब इमेज दिख भी रही है, नहीं दिख रही, तो यही मतलब इसका साइज रहेगा। ये जो इसका साइज है ये बेसिकली पॉइंट साइज है, मतलब हमें दिख भी नहीं रहा, नेकेड आई से हमें दिख भी नहीं रहा, तो इसको हम हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे या फिर पॉइंट साइज कहेंगे, ठीक है। इमेज की पोजीशन का है, आपकी प्रिंसिपल फोकस एफ पे है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज पोजीशन एट फोकस एफ, इमेज साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, इमेज नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कर्वेचर के पीछे रखते हैं। ये आपका कर्वेचर है, कर्वेचर के थोड़ा पीछे हमने ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो फिर क्या है, सारी रेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी इमेज फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, सबसे पहले इसकी एक पैरेलल रे लेंगे। देखो आपकी जो रेज ली जाती है हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके हेड से ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक रे पैरेलल रे ले ली, तो ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। तो एक रे तो आपकी ये हो गई, ठीक है। इसको मैं एक ऐसे कलर से डिनोट कर देता हूँ। तो आपकी पहली रे कौन सी चली गई? एक तो ये चली गई, ऐसे गई, और फोकस से आपकी ऐसे गुजर गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ये, तो ये नहीं, फिर से लिख लेते हैं। तो ये रे आपकी ऐसे गुजर गई। देन सेकंड रे हम कौन सी ले सकते हैं? कर्वेचर वाली ले सकते हैं, राइट। तो अगर कर्वेचर से गुजारोगे तो यहाँ से ऐसे निकलेगी और देन अगेन सेम डिस्टेंस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे गई और ऐसे ही लौट आई, ये वाली ऐसे गई और ऐसे इस साइड मुड़ गई, ठीक है। देन थर्ड रे ले लेते हैं। थर्ड रे आपकी ये ले लेते हैं, हम पोल वाली ले लेते हैं। वैसे दो रेस से काम बन जाता है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी रेस की पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना रह जाए कि क्या हम ये वाली रे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखो तीनों में से अगर एप्लीकेबल है तो देखो तीनों में से कोई भी रेज आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी। आपके लिए दो वैसे मिनिमम लिमिट होती है, पर आप तीनों में से लेट्स से मान लेते हैं आपके लिए कोई एक रे काम नहीं कर रही है, उससे आपकी इमेज सही नहीं बन रही, तो आप उसको इग्नोर करके आप बाकी दो को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं बेसिकली। 4 रूल्स कैसे? आप बोलोगे 3 बताए थे आपने, मैंने बोला पहले रूल में भी मैंने आपको 2 इंक्लूड कराए थे, ठीक है। एक तो आपका पैरेलल रे से फोकस पे निकलने वाला, दूसरा फोकस से निकल के पैरेलल होने वाला है, ठीक है। वो मैंने एक ही साथ क्लब अप कर दिया है, वरना होते 4 ही हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो बेसिकली तीनों रेज है वो कहाँ मीट कर रही है? यहाँ। कहाँ पर? देखो ये 3 रेज यहाँ पर ऐसे निकल गई, तो यहाँ इस पॉइंट पे आपकी रेज मीट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं सारा कुछ इरेज कर दूँ और साफ साफ दिखाऊँ तो देखो कौन सी लोकेशन हो गई, ये वाली लोकेशन कहाँ पर लाई कर रही है? फोकस और कर्वेचर के बीच में आ रही है, ठीक है। जब आपने कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा तो आपकी इमेज कहाँ आई? फोकस और कर्वेचर के बीच में। अब साइज कंपैरिजन देखो, ये इतनी बड़ी है और इमेज इतनी छोटी है। देखो इतना समझ आ गया, उल्टी इमेज है तो मतलब रियल है, और रियल क्यों है? क्योंकि आपकी रियल रेज मीट कर रही है। तो रियल और इन्वर्टेड का तो रीजन आपको आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, ठीक है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई रियल और इन्वर्टेड कैसे क्या क्यों है, तो मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ अब आप नहीं भूल पाओगे। क्यों? अगर आपने ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, तो कभी भी आप इसमें आप गड़बड़ नहीं करोगे। इमेज का साइज क्या? डिमिनिश्ड है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ी साइज का है, लेकिन आपकी इमेज छोटी बनी है, तो आपका ये डिमिनिश्ड साइज है ना। ये मतलब मान लेते हैं लेट्स से 2 है तो ये हमारा 1 साइज का बना है, राइट। तो ये आपका साइज डिफरेंस हो जाएगा। इमेज की पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अब है ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो कर्वेचर पे जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी इमेज भी कर्वेचर पे ही बनती है। कैसे क्या बनती है चलो अगेन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली रे तो हमारी ये हो, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, ठीक है। पहली आपकी ये रह गई, चलो इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। आपकी पहली ये रह गई,
ठीक है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, ये ऐसे निकल गई, ठीक है। दूसरी रे ले लेते हैं। आप दूसरी कौन सी ले सकते हो, एक तो आप ये फोकस वाली ले सकते हो, मतलब कोई रे अगर ऐसे फोकस से निकल रही है तो आपकी कैसी निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है। तो आपकी एक रे ये हो गई, ठीक है, 2 रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, यहाँ पर मीट कर रही हैं। पर लेट्स से अभी आपको तसल्ली नहीं है, मेरे को तो और रेस चाहिए। तो देखो, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली अप्लाई कर ले, तो देखो वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव कर्वेचर पे खड़ा है। तो रे कैसे निकालोगे, ऐसे करके तो फिर अगेन वहीं पे बन जाएगी। और यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट कैसे कराओगे, आपका मिरर इधर है, तो फिर ये ऐसे थोड़ी टेढ़ी थोड़ी जाएगी। हम तो पहले ही मान चुके हैं कि आपकी जो लाइट रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन्स होती है। ये बात हमेशा याद रखना, लाइट रेज आर ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है। तो अगेन हम कर्वेचर वाली तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सो ये हमारी एप्लीकेबल ही नहीं है। सो इसको हम क्या करार कर देंगे, हम हम कह देंगे कि भाई ये तो नॉन एप्लीकेबल है। तो आप कौन सी ले सकते हैं, पोल वाली ज़रूर ले सकते हैं। तो पोल वाली ले लेते हैं, चलो। तो पोल वाली कैसे जाएगी, एक ये आपकी रे ऐसे यहाँ पर गई, पोल पे ऐसे गई, ठीक है। क्या कहा था, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो सेम एंगल पे यहाँ पर ऐसे चली जाएगी। तो ये आपकी तीसरी रे हो गई। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर 3 रेज हो चुकी हैं, एक तो ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, और एक आपकी ये हो गई। 3 रेज आपकी हो गई, ग्रीन में हाईलाइट कर दी है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपकी इमेज भी यही बन जाएगी। तो अगर मैं आपको इसको क्लियर करके दिखाऊं, तो इमेज का जो साइज़ है वो बेसिकली इक्वल ही होता है। कर्वेचर पे अगर आप इमेज ऑब्जेक्ट रखते हो ना, तो उसका जो साइज़ होता है इमेज का वो हमेशा इक्वल ही होता है। तो हम कहेंगे सेम साइज़ रहेगी। रियल और इन्वर्टेड तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्यों है। इमेज पोजीशन एट सी, तो ऐसे आपकी इमेज फॉर्मेशन ये वाली भी हो गई। चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं। चौथे केस में हम कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं, तो अगेन इसमें भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर्वेचर और फोकस के बीच में ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो हम अगेन रेज लेंगे, अलग अलग रेज रखेंगे, देन हम उसके पीछे की रीजनिंग बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी ये रे चली गई, पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो ये आपकी एक रे ये हो गई, ठीक है। दूसरी रे ले लेते हैं, दूसरी हम फोकस वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फोकस वाली चली जाएगी, अगेन फोकस से गई है तो आपकी पैरेलल निकल जाएगी, तो ये एक हो गई। तीसरी कौन सी ले सकते हैं पोल वाली। तो पोल से ऐसे गई, अगेन सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये भी यहीं कहीं मिलेगी। अगर आप एक्यूरेट कैलकुलेशंस करोगे तो आपकी यहीं कहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर तो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ। चौथी रे कौन सी ले सकते हैं, एक चौथी रे भी आ सकती है, वो है कर्वेचर वाली। अब ऐसा क्या होता है, हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो रे है ये हमारी ऐसे कर्वेचर से गुजरती हुई ऐसे जा रही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊँ, नेट से देखो, फिर से बना रहा हूँ। ये जो है ये हमारी पैसे पीछे हमने माना कि कर्वेचर से निकल रही है, तो अगर इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि मिरर को मैंने थोड़ा और ऊपर ले लिया, तो हमारा मिरर और ऊपर है, तो क्या है सेम जगह पे हो जाएगा, ये सेम पाथ पे चली जाएगी, तो ये भी यहीं पाथ पे बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारी 4 की 4 रेज आ गई, ठीक है। तो चारों की चारों रेज कहाँ मिल रही हैं, आपकी मिल रही है कर्वेचर से पीछे, ठीक है। कर्वेचर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा है, और आपकी जो इमेज पोजीशन है वो बियॉन्ड सी है। इमेज का साइज एनलार्ज्ड है, क्यों, क्योंकि ये इतनी सी है और ये देखो इसका साइज कितना है, ठीक है। इमेज को डिनोट करने का तरीका ए डैश बी डैश, और आपका ऑब्जेक्ट को डिनोट करने का ए और बी। अगर पी और क्यू से डिनोट कर रहे हो तो इमेज को कैसे डिनोट करोगे, क्यू डैश और पी डैश, ठीक है, ऐसे डिनोट करोगे। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है, बताने की जरूरत नहीं है क्यों। अभी भी नहीं समझ आया तो भाई मार पड़ेगी, जाके रिवाइंड करो और अच्छे से समझो। रियल एंड इन्वर्टेड बहुत ज़्यादा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझा भी चुका हूँ मैं। देन अब हम क्या कर रहे हैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। चलो रेज लेते हैं। सबसे पहले हमारी एक तो पैरेलल रे ले ली, ये वाली गई, कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, तो एक रे तो हमारी ये हो गई। दूसरी रे कौन कौन सी ले सकते हैं, एक आपकी पोल वाली ले सकते हैं। देखो फोकस वाली तो अप्लाई यहाँ पर नहीं हो पाएगी। फोकस मतलब कौन सी, जैसे मिरर ऐसे है तो फोकस से निकाल के पैरेलल निकालने वाली रे तो हम नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फोकस पे रखा है, और हमारी जो लाइट रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करेंगे। कर्वेचर वाली ले सकते हैं, तो कर्वेचर से एक रे ऐसे जाएगी, तो अगेन सेम पाथ पे ही चली जाएगी, तो वापस ही ऐसे चलेगी, ये रे हो गई। तीसरी रे कौन सी ले सकते हैं, आपकी कौन सी हो जाएगी, प्रिंसिपल पोल वाली बेसिकली। तो पोल पे ऐसे ये रे जाएगी, ये भी आपके सेम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये आपकी तीसरी रे भी ऐसे निकल गई। अब ये जो तीनों रेज हैं, गौर से नोटिस करना, ये तीनों की तीनों रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ये सारी की सारी पैरेलल रेज हैं, राइट, और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं ना पे। अगर इनको पीछे भी एक्सटेंड कर लोगे तो ये ऐसी चलती चली जाएंगी। बेसिकली तीनों की तीनों जो रेज है, ये तीनों की तीनों आपकी पैरेलल रेज हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम मानते हैं कि ये जो रेज हैं ये आगे चल के इन्फिनिटी पे आपकी कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। अब बोलोगे भाई ये क्या हो गया, देखो यही यहाँ पर डिफरेंस है। मैथ में हम क्या मानते हैं कि पैरेलल रेज जो होती है, मतलब पैरेलल लाइंस जो होती है, वो कभी भी मीट नहीं करती है। लेकिन फिजिक्स में हम इसको उल्टा कर देते हैं। फिजिक्स में हम मानते हैं ये जो पैरेलल रेज है वो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं मीट करी जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे कहीं पे मीट कर जाएंगे। तो हम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बेसिकली इमेज की जो पोजीशन रखते हैं वो होती है एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं ये रेज हमारी, जब ये हमारी रेज
मीट होंगी तब जाके हमारी जो इमेज है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर हम यही मान के चलेंगे इमेज का जो साइज़ बनेगा वो हाईली एनलार्ज्ड होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो इतनी इन्फिनिटी पे बन रही है तो ऑब्वियसली बात है इमेज का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल रेस के इंटरसेक्शन पे ही बन रही है। सो ये वाला भी हो गया। अब आता है इसका लास्ट केस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट केस। इस केस पे तारे लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें आपका सब कुछ ही उल्टा पड़ जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन करते हैं। देखो इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा अच्छे से टाइम देना चाहूँगा। तो देखो ये हमारी रे, चलो रेज लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारी पैरेलल रे जाएगी। तो लेट्स से हमारी एक पैरेलल रे यहाँ से निकल गई, देन ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो आपकी फोकस से गुजर जाएगी। तो पहली रे हमारी ये हो गई, ठीक है। सेकंड रे कौन सी ले सकते हैं? कर्वेचर वाली लेंगे, ठीक है। तो कर्वेचर वाली तो सेम पाथ पे अपने रहती है, तो सेम पाथ पे ये निकल गई। तीसरी रे कौन सी ले सकते हैं? पोल वाली ले सकते हैं। तो ये जो पोल पे अगर ऐसे गई तो इस सेम एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये आपकी 3 रेज हो गई। अब यहाँ पर आपका आता है सबसे मेजर डिस्कशन। ये जो तीनों रेज हैं ये सारी की सारी, इनको क्या कहते हैं? इन रेज को कहा जाता है डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज ऐसी रेज जो कभी मिलने का सवाल ही नहीं उठता इनका। क्यों? क्योंकि देखो ये तीनों की तीनों पैरेलल भी नहीं है। ये जो देखो ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये अलग ही निकल जाएगी। तो ये तीनों की तीनों पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल होती है तो उसमें तो हम एक बार को मान लेते हैं कि चलो इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं तो मीट कर ही जाएंगी। लेकिन ये जो डाइवर्जिंग रेज होती है ना, ये कहीं मीट नहीं करती। हाँ, हालांकि अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करके देखो तो देखो क्या होता है। इसको अगर मैं ऐसे पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये आ गई, ये वाली एक्सटेंड करी ये आ गई, ये वाली एक्सटेंड करी ये आ गई। तो यहाँ पर ये पीछे जरूर मिल सकती हैं। पैरेलल रेज में क्या होता था कि देखो पैरेलल रेज मान लेता हूँ ऐसे थी, तो ये तो ना पीछे मिल रही है ना आगे मिल रही है, इसलिए हम मानते थे रियल साइड पे ही मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी रियल साइड में तो ये मिल ही नहीं सकती किसी कीमत पर। क्यों? क्योंकि ये रेज कैसी है? डाइवर्जिंग रेज हैं। तो डाइवर्जिंग रेज नेवर 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 इंटरसेक्ट, ठीक है। इनका कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि अलग अलग बटेंगी। हालांकि इनको पीछे एक्सटेंड करके हमारी इमेज बनती है। तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ ये हमने इनको पीछे एक्सटेंड कर लिया, तो यहाँ पर हमारी इमेज बनती है। तो ये जो हमारी इमेज बनी है ये इरेक्ट इमेज है और कहाँ बनी है? वर्चुअल साइड पे बनी है। तो हेंस हमारा यहाँ पर बेसिकली कंडीशन उल्टी पड़ गई। क्या? अभी तक हमारी जितनी इमेजेस बन रही थी वो सारी की सारी रियल और इन्वर्टेड थी, लेकिन अब यहाँ पर हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनी है। और इमेज का जो साइज़ है वो कैसा हो गया? एनलार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इतना सा है और हमारी जो इमेज बनी है वो बड़ी है। इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर है, और कुछ नहीं कहेंगे, सीधा बोलो बिहाइंड द मिरर। कंडीशन क्या थी? जब हमने पोल और फोकस के बीच में मिरर को रखा था, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट हो गई। तो ये वाला मेजर केस था। अब मैं यहाँ पर कुछ कंक्लूजन करना चाहूँगा। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि इतनी देर से हम जो कर रहे हैं वो है क्या है। तो अगर मैं इसको समअप करूँ, बेसिकली अगर इसको एज अ नटशेल में डिस्क्राइब करना चाहूँ, तो देखो पहले हमने क्या किया था, हमने पहले ऑब्जेक्ट को रखा था इन्फिनिटी पे, देन कर्वेचर से पीछे, फिर कर्वेचर पे रखा, देन कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, देन फोकस पे रखा, एंड देन पोल ऑफ फोकस के बीच में रखा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने इतना रखा, फिर हमने इसको ऐसे पास लाया, फिर इतना लाया, फिर इतना लाया, फिर इतना लाया, फिर इतना लाया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ खींचते जा रहे हैं, ठीक है। पोल की तरफ इसको ले जाते जा रहे हैं। और हमारी इमेजेस कैसे बन रही थी, अगर इमेजेस को भी मैं साथ ही साथ बताऊं, तो हमारी इन्फिनिटी वाली कहाँ बन रही थी? फोकस पे बनी थी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मतलब मान लेते हैं, इसको ऐसा डिनोट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे बन गई। कर्वेचर पे रखा था तो कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी थी, इससे थोड़ी सी बड़ी थी इस वाली से, ठीक है। साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, देन कर्वेचर पे रखी तो और इंक्रीज हुआ साइज, ठीक है। देन इसको और पीछे ले गए तो क्या होगा, यहाँ पर एनलार्ज्ड इमेज बनी थी। क्यों? जब हमने कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था। जब हमने इसको यहाँ पर रखा था फोकस पे, तब ये इन्फिनिटी पे पहुंच गई। और जब हम इसको बीच में लेके आए तब तो कैरियर मिरर के दूसरे साइड ही पहुंच गई। तो इस वाले केस को तो खैर हम कंसीडर करते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी रियल इमेज बनी ही नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पोल के पास लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो इमेज है वो पोल से दूर भागती जा रही है, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट का तो साइज सेम है, और जैसे जैसे पोल से दूर भागती जा रही है, इमेज का साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इमेज का साइज बढ़ता ही जा रहा है। पहले इतनी सी, फिर इतनी बड़ी, फिर इतनी बनी, फिर इतनी बनी, और फिर इनफाइनाइटली लार्ज हो गई, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पोल के पास लाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी इमेज जो है वो पोल से दूर भागती जा रही है। सो अब आता है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो इसको भी शुरू करते हैं। तो इसमें आपके लिए खुशखबरी है। पूछो क्या? आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस पढ़ने हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस हैं। सबसे पहला है कि ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखोगे। दूसरे केस में हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख देंगे ना, आपकी इमेज सेम ही बनेगी, ठीक है। तो चलो पहले इन्फिनिटी केस को डिस्कस कर लेते हैं। इस पे हमारी जो ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर इन्फिनिटी पे रखी हुई है। चलो रेज निकालेंगे सबसे पहले। तो चलो इसको जूम इन कर लेते हैं और रेज बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो पैरेलल रेज लोगे तो एक रे आपकी कौन सी निकलेगी, देखो ये एक रे निकली, ठीक है।
क्या बोला था कि ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखती है। डाइवर्ज मतलब फोकस से मतलब निकलती हुई दिख रही है, मतलब फोकस से टूटती हुई दिख रही है। तो अगर इसको पीछे एक्सटेंड करके हम ऐसे दिखाएंगे तो इसको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे इधर गुजर गई, ऐसे गई और ऐसे निकल गई। ये एरोज भी साथ ही साथ डिनोट किया करो, इसके भी मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। दूसरी रे अगेन नीचे से ले ली एक रे, ठीक है, ये एक रे गई और इसको भी ऐसे निकाल देंगे। इसको पीछे एक्सटेंड कराओगे तो ये सारी की सारी फोकस पे मिल रही है। फोकस पे इसका साइज कितना है मेरे को इतना बताओ। पहले चलो इतना बताओ नेचर क्या बनेगा। वर्चुअल साइड पे बनी है तो वर्चुअल इमेज हो गई, और वर्चुअल है तो इसका मतलब क्या है, हाँ गुड, इरेक्ट है। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड इनफैक्ट। इसको आप क्या कहोगे, पॉइंट साइज कहोगे, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर देते, क्या रहेगी, पॉइंट साइज इसका साइज रहेगा। क्यों, क्योंकि इमेज का साइज मतलब दिख भी नहीं रही तो फिर पॉइंट साइज हो गई। और मतलब पोजीशन क्या है, फोकस पे बन रही है, यहाँ पर इसका फोकस है ना, तो क्या लिखोगे, एट फोकस, फोकस एफ। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहीं पर डिनोट कर दिए, पर चलो यहाँ पर लिखे हुए हैं इमेज की पोजीशन एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये नोट मेंशन करना है। इमेज का साइज हाईली डिमिनिश्ड है, इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, इमेज वही बनेगी, ठीक है। कैसे क्या होता है, चलो वो मैं आपको एक बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर रेज लेंगे, देन आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको आप कहीं भी रख दो यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास पोल वगैरह कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ठीक है। ये पी कहाँ से आ गया भाई, चलो इसको छोड़ो। तो ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रेज निकालते हैं। सबसे पहले एक पैरेलल रे ली, क्या हो जाएगा, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी, तो ये ऐसे निकल गई, ठीक है। पीछे एक्सटेंड कर लेती हैं, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर लिया, तो ऐसे निकल गई, ठीक है। दूसरी रे कौन सी ले सकते हो, दूसरी ले सकते हो कर्वेचर वाली। तो कर्वेचर की तरफ अगर कोई रे डायरेक्टेड है तो वो सेम पाथ पे निकल जाएगी, तो ये ऐसे गई और ऐसे ही निकल गई, ये ऐसे गई थी और ऐसे निकल गई। तो इसको भी अगर पीछे एक्सटेंड ऐसे करोगे तो ऐसे यहाँ पर मीट करेंगी। देन तीसरी कौन सी ले सकते हो, पोल वाली ले सकते हो, ठीक है, पोल वाली भी ले लो। चलो उसको भी क्यों छोड़ें, तो एक पोल वाली यहाँ पर ली, सेम एंगल पर डिफ्लेक्ट ये भी हो गई, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ी हल्का सा एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, पर चलो इसको भी यहाँ पर ये सेम जगह पर ही मीट करेगी। तो तीनों की तीनों रेज यहाँ पर मीट कर रही हैं और ऑब्जेक्ट भी यहीं पर हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इसको ए बी से, चलो इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा बी है और ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। कहाँ पर बना है, फोकस और पोल के बीच में बना है, बिहाइंड द मिरर। और इमेज का साइज़ क्या है, ये देखो, इसका साइज़ इतना है और इसका साइज़ इतना सा है, तो मतलब डिमिनिश्ड साइज़ है, मतलब कम हुआ है साइज़, तो डिमिनिश्ड साइज़ हो गया। एंड देन थर्ड क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो चलो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए। इमेज की पोजीशन भी बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, इमेज साइज इज डिमिनिश्ड एंड इमेज नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसी के साथ हमारी सारी की सारी जितनी भी इमेज फॉर्मेशन थी, कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव मिरर, सब कवर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है यूजेस। तो कॉन्केव मिरर के यूजेस पहले डिस्कस करेंगे, देन कॉन्केव मिरर के यूजेस डिस्कस करेंगे। तो कॉन्केव मिरर के यूजेस की अगर बात करूँ तो इसके तो भाई बतेरे यूजेस हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें टॉर्चेस में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट्स में यूज़ करते हैं, व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं। क्यों, पावरफुल पैरेलल बीम्स पाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, चलो इसको भी डायग्राम के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो एक टॉर्च कैसी होती है बेसिकली, अगर आप यहाँ पे इमेज में देखोगे तो बेसिकली टॉर्च कैसी होती है। एक टॉर्च, ये मान लेते हैं हमारी टॉर्च है, चलो इनसे बताता हूँ सीधे। तो ये हमारी मान लेते हैं, ये हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है। तो ये कैसी होती है, ऐसे साइड का ये होता है, ठीक है, और फिर ऐसे गोल होगा, तो और ये ऐसे पीछे इसके फिर मैकेनिज्म होता है, सेल्स रखे रहते हैं। तो इधर क्या होता है, हमारे पास एक बल्ब प्लेस होता है। तो आपका पता है इसमें कॉनकेव मिरर को कैसे प्लेस किया जाता है, इसमें कॉनकेव मिरर प्लेस किया जाएगा ऐसे, ठीक है, कॉनकेव मिरर प्लेस किया जाएगा ऐसे, और ये जो बल्ब होगा ये ऐसे ऊपर की तरफ लगा होगा, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ आपका बल्ब लगा होगा। तो ऐसे आपकी सर्च लाइट बेसिकली जो टॉर्च होती है इसमें ऐसे काम चलता है। अब इसको मैं डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करूँ तो इसमें अगर मैं इसको इलस्ट्रेट करूँ तो कैसे बनेगा, तो मिरर जैसा कि मैंने बोला ऐसे डिनोट किया गया है मिरर को, ठीक है। तो अगर इसको आगे एक्सटेंड करो तो कैसी बन जाएगी, ऐसे टॉर्च हो जाएगी और ऐसे पीछे चलती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका ऐसे मिरर डिनोट किया गया है। तो इसमें क्या होता है, ये जो फोकस है इस मिरर का फोकस ये है, ठीक है, इस मिरर का फोकस यहाँ पर है। तो इसमें क्या करते हैं, जो बेसिकली टॉर्च की जो लाइट होती है उसमें जो हम यूज़ करते हैं, फिलामेंट यूज़ करते हैं जिसके जरिए लाइट निकलती है, उसको हम इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखते हैं, इस फोकस पे हम उसको रखते हैं। तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ऐसे मान लेते हैं और यहाँ पर हमारा ऐसे बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे हमारा ये मान लेते हैं ऐसे, और हमारा यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है बीचों बीच। तो फोकस पे बल्ब रखने से क्या होता है, आप देखो इसकी जो लाइट रेज निकलेगी, देखो फोकस से अगर कोई लाइट रेज निकल रही है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगी। तो ये एक ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकली, ऐसे निकल गई, ऐसे निकली, ऐसे निकल गई, तो मतलब सारी की सारी आपकी पैरेलल रेज निकलेंगी।
क्यों, फोकस से निकल रही है तो पैरेलल तो निकलेगी। तो ये यूज़ होता है आपका बेसिकली सर्च लाइट्स में। क्या करते हैं, फोकस पे रख देती हैं और इससे क्या होता है आपकी जो इमेज वो बेसिकली लाइट रेज होती हैं वो पावरफुल पैरेलल बीम्स के रूप में निकलती हैं, ठीक है। सो ये रीज़न होता है। देन हम इनको शेविंग मिरर्स में भी यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि भाई इनकी एनलार्ज्ड इमेज बनती है। पीछे हमने देखा था कि इमेजेस का जो साइज़ था वो बढ़ता चला जा रहा था। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कर्वेचर और फोकस के बीच में जब भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपकी इमेजेस एनलार्ज बनेगी। क्यों, देखो अगर कर्वेचर पे रखोगे तो आपकी सेम साइज़ बनेगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर आप फोकस पे रख दोगे तो फिर इन्फिनिटी पे बनेगी, तो इन्फिनिटी पे कहाँ देखने जाओगे। तो इसलिए कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को बेसिकली। तो ये होता है आपके शेविंग मिरर्स में। देन हम इनको सोलर फर्नेसेस में भी यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो पिक्चर है आपके सामने सोलर फर्नेस की है। अब इसमें क्या होता है, चलो वो भी मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि चलो इधर ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ये ले इधर मान लेते हैं। तो देखो होता क्या है, जो सन होता है ना हमारा, वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो इसलिए हम सन को एज एन इन्फिनिटी सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर करके चलते हैं। तो हम इसको क्या मानेंगे कि हमारा इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमारी पैरेलल लाइट रेज आएंगी, और पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो कैसे क्या होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा ये सोलर फर्नेस हो गया, ठीक है, ये हमारा फर्नेस हो गया। फर्नेस में हम क्या करते हैं, ऐसे कॉनकेव मिरर को प्लेस कर देते हैं, मतलब सन के जस्ट सामने ऐसे प्लेस करते हैं। तो सन से अगर ऐसे पैरेलल रेज आएंगी, और हम जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो सन से पैरेलल लाइट रेज आई, तो यहाँ पर आई, तो यहाँ पर ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। दूसरी रे आएगी, वो भी ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे जितनी रेज आएंगी सारी की सारी ऐसे इस पे इंटरसेक्ट करती जाएंगी फोकस पे। ये फोकस पे इतनी सारी लाइट रेज, सन की इतनी सारी लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम सोलर फर्नेसेस में कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारा ये भी एक्सप्लेन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में, राइट। अब वो तो रह ही गया है ना, तो चलो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के तो हो गए। कॉन्वेक्स मिरर में हम इनको रियर व्यू मिरर्स के रूप में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपके जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं क्या करते हैं, ये आपको हमेशा इरेक्ट इमेज देते हैं और वर्चुअल इमेजेस देते हैं। इरेक्ट इमेज देते हैं इसलिए फ़ायदा होता है, देखो कॉनकेव मिरर तो आपको उल्टी इमेज देगा। अब जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो, तो आपको अगर कार्स ही उल्टी दिख रही हैं तो क्या फ़ायदा, कार्स आपको छोटी दिख रही हैं, बड़ी दिख रही हैं, कुछ आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि कब जाके वो, मतलब अब जैसे मान लो आपकी कार जैसे यहाँ खड़ी है और ट्रक आपके एकदम पास खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस मिरर में कुछ और हो जाएगी। तो इस वजह से आपकी दिक्कतें खड़ी रहती हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि या तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा है, या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, उसकी इमेज एक जगह बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये रिलायबिलिटी रहती है, इस वजह से हम इनको रियर व्यू मिरर्स में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें देखो वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस तो देते ही देते हैं, लेकिन ये हमें ज़्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो बेसिकली कर्विंग होता है वो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ है, मतलब इसमें ज़्यादा लाइट रेज घुस पाती है, राइट, कितनी भी लाइट रेज घुस जाएंगी। लेकिन कॉनकेव मिरर क्या होता है, वो अंदर की तरफ होता है, तो उसमें मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट रेज ही जा पाती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स क्या है, उसको तो यहाँ से लाइट रे मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, जहाँ से मतलब कहीं से भी उसको तो लाइट रे मिल जाएगी। तो ये एक फ़ायदा होता है, इस वजह से हम इनको एज रियर व्यू मिरर से यूज़ करते हैं। और हम इनको स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स में भी यूज़ करते हैं, ताकि ये वाइडर एरिया में लाइट रिफ्लेक्ट कर दे। क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ बल्ब है, तो जितनी लाइट रेज फेंकोगे मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट रेज इसकी बाहर निकलेंगी। एटीएम्स में भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन जो मेन रहता है वो यही रहता है कि रियर व्यू मिरर्स में क्यों यूज़ करते हैं। तो आपके कुछ रीजंस हो जाएंगे। पहली बात तो इरेक्ट इमेजेस रहती हैं। दूसरी बात, जो इमेजेस का साइज़ होता है वो बेसिकली इतने मतलब एक छोटे से मिरर में बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो इसकी बेसिकली साइज़ होती है इमेज की, वो डिमिनिश्ड होती है, छोटी छोटी बनती है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जो छोटे से मिरर में है ना बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा ट्रैफिक दिखता है, ज़्यादा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। तो यही इसका मेजर यूज़ रहता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका साइन कन्वेंशन। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान देना। देखो आपकी जितनी भी इंसिडेंट लाइट पड़ती हैं, अभी तक आपने देखा मिरर पे जितनी भी इंसिडेंट लाइट रेज पड़ रही थी वो हमेशा लेफ्ट साइड से पड़ती हैं। तो यही है सबसे पहला है, आपको रूल याद रखना है, जब भी आपकी इंसिडेंट लाइट रे पड़ेगी हमेशा लेफ्ट साइड से पड़ेगी, राइट साइड से कभी नहीं पड़ेगी। हमेशा पड़ेगी तो कहाँ से पड़ेगी, लेफ्ट साइड से आपकी जितनी भी लाइट है वो पड़ेंगी, ठीक है। जो भी आपका लेफ्ट साइड में जितना भी डिस्टेंस होता है सारा का सारा आपका हमेशा नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। इस साइड का चाहे आप अगर जैसे मैं आप पर कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ देखोगे तो वो भी आपको नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। कॉन्केव मिरर का अगर जितनी भी डिस्टेंस देखो सारे के साथ, मतलब किसी भी मिरर में कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दो स्फेरिकल मिरर्स में जितने भी लेफ्ट साइड के होते हैं सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और राइट साइड वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव रहते हैं। और अगर हम इसको हाइट के कॉन्सेप्ट में देखें, अगर इमेज की जैसे हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, तो हाइट अगर ऊपर की तरफ है, मतलब अगर आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है,
मतलब बेसिकली इरेक्ट इमेज है, मैं कहूँ इरेक्ट इमेज, अगर इरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इरेक्ट कोई भी चीज़ है तो उसका आप पॉजिटिव लोगे, और अगर इन्वर्टेड है तो वो आपकी नेगेटिव रहेगी। मतलब नीचे की तरफ नेगेटिव है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। तो एक तरीके से अगर मैं सम अप करूँ तो डिस्टेंस के मामले में तो आपका राइट साइड पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, और हाइट के मामले में ऊपर वाली साइड पॉजिटिव और नीचे वाली साइड नेगेटिव है। और आपकी जो हमेशा इंसिडेंट लाइट रे पड़ेगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से पड़ेगी। तो ये था आपका मेजर थिंग, और ये सारी चीज़ें आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं मिरर फार्मूला की तरफ। ठीक है, मिरर फार्मूला बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो आप जानते हो प्रिंसिपल फोकस का पोल से डिस्टेंस होता है, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपके लिए नया, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। अगर इस डायग्राम में मैं शोकेस करूँ तो लेट्स से मैं अभी के लिए यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये जो पोल से डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे क्यों रखा जाएगा? क्यों? क्योंकि आपकी लाइट रेस तो लेफ्ट साइड से ही आएगी ना, और ऑब्जेक्ट से ही तो आएगी लाइट रे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन अगर आप पूछो इमेज डिस्टेंस के बारे में, तो इमेज डिस्टेंस का आपको कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखो अगर आपकी वर्चुअल इमेज होगी तो इस साइड बनेगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट रहेगी, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर देखो इसका क्या मतलब हुआ, अगर वर्चुअल इमेज बनी है तो आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। ठीक है, सारी चीज़ वही सेम बात पे है। क्यों? क्योंकि आपका इस साइड नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है। ठीक है, सो आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझ आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा इस साइड हो गया, इमेज जो है वो हमारी इसी साइड पे है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पर अगर मेरे से इमेज डिस्टेंस पूछोगे तो क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। सो ये बेसिकली इसका तीनों चीज़ें हो गई। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर इन अदर वर्ड्स अगर इसको कहें तो आप कह सकते हो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। सॉल्व करते जाओगे तो फिर दिमाग में खुद ब खुद सारी चीज़ें बैठती चली जाएंगी। अब आता है इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक विच इज़ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे को ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक आपकी इमेज का साइज़ बढ़ा है या फिर घटा है। अगर नेगेटिव साइन आता है आपकी मैग्निफिकेशन में तो वो ये बताता है कि इमेज का साइज़ घटा है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका इमेज का साइज़ बढ़ा है। ठीक है, अब जैसे कॉनकेव मिरर की बात करो, अगर हम उसको बेसिकली कर्वेचर के बाद से अगर हम पास लेते जा रहे हैं, कर्वेचर से अगर उसके पास लेते जा रहे हैं तो जो इमेज का साइज़ था वो बढ़ता जा रहा था। तो वो कितने तरीके, मतलब कितने साइज़ में बढ़ा है, कितने एक्सटेंट तक बढ़ा है, उसको फाइंड करने के लिए हम मैग्निफिकेशन को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। मैग्निफिकेशन जो होता है वो अब -v/u के इक्वल भी होता है। सो मैग्निफिकेशन को अगर मैं सम अप करूँ तो क्या है, रिलेटिव एक्सटेंट बताता है जहाँ तक आपकी इमेज मैग्नीफाई हुई है। अगर नेगेटिव में वैल्यू आई तो क्या बताएगी कि भाई इमेज का साइज घटा है, पॉजिटिव में आई तो इसका मतलब इमेज का साइज बढ़ा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, या फिर -v/-u। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी के साथ अब हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट पूरी तरीके से हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसके अंदर जितने भी मतलब लेंसेज वगैरह हैं सारे के सारे उनको पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब कुछ कवर कर लेंगे। तो अभी तक के लिए तो इतना ही है, एंड थैंक यू अलॉट कि आपने इस लेक्चर को देखा। प्लीज़ अगले 2 लेक्चर्स को भी ज़रूर देखना, तभी जाके चैप्टर निपटेगा। मेरी तरफ से तो रिफ्लेक्शन हो चुका है, वो सब बाकी के लेक्चर्स आएंगे साथ ही साथ। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड टिल देन मैं हूँ आदित्य तोमर, साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग।